नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। अब विदेशी वकील और लॉ फर्म भी कर सकेंगे भारत में कानून की प्रैक्टिस। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने गर्भ के अंदर ही भ्रूण की कर दी हार्ट सर्जरी। दिया आंदोलनकारियों को सीएम ममता बनर्जी की दो टुक, कहा राज्य में काम। गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी की हुई सगाई। पूर्व रणजी प्लेयर गिरफ्तार, आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम लेकर करता था ठगी। चीन के हेतान शहर में कांपी धरती, जमीन से 17 किलोमीटर की गहराई में आया भूकंप। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। विदेशी वकील और लॉ फर्म्स भी अब भारत में कानून की प्रैक्टिस कर सकेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई विदेशी वकीलों, विदेशी कानून फर्मों के लिए भारत में लॉ प्रैक्टिस खोलने पर सहमत हो गए हैं। वकीलों के वैधानिक निकाय ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के पंजीकरण के लिए नियम जारी कर दिए हैं। नवीनतम नियम विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों को भारत में विविध अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का अभ्यास करने में सक्षम बनाते हैं। वहीं बीसीआई ने अपनी अधिसूचना में कहा है, ये नियम एक अच्छी तरह से परिभाषित, विनियमित और नियंत्रित तरीके से पारस्परिकता के सिद्धांत पर ही आधारित है। विदेशी कानून के अभ्यास के क्षेत्र में विदेशी वकीलों के लिए भारत में कानून अभ्यास खोलना, गैर मुकदमे वाले मामलों में विविध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों में भारत में वकीलों के लाभ के लिए भारत में कानून पेशी डोमेन के विकास में मदद करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा। साइंस और तकनीक के जरिए क्या संभव नहीं है, यहां एक बार फिर दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने इस बात को साबित कर दिया है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान यानी कि एम्स में मां के गर्भ में पल रहे एक भ्रूण के अंगूर के आकार के दिल में सफल बैलून डायलेशन किया गया है। डॉक्टरों ने बच्चे के हृदय की स्थिति के बारे में माता पिता को सूचित किया तो उन्होंने डायलेशन की सहमति दी और वर्तमान गर्भावस्था को जारी रखने की इच्छा जताई थी। डॉक्टरों ने बताया कि 28 वर्षीय गर्भवती महिला को 3 बार गर्भपात हो चुका था और जब उसे अपने गर्भ में पल रहे भ्रूण की दिल की खराब स्थिति के बारे में बताया गया तो वो बेहोश हो गई थी। इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम ने डायलेशन की सफल प्रक्रिया की। एम्स के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के साथ कार्डियोलॉजी और कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टरों की टीम के अनुसार सर्जरी के बाद भ्रूण और मां दोनों ठीक है अभी। केंद्र सरकार के कर्मियों के बराबर महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे बंगाल सरकार के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बार फिर दो टूक संदेश दिया। ममता ने सरकार की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए स्पष्ट कहा कि राज्य में काम करके केंद्र के अनुसार वेतन के दिए चाहिए या तो देना संभव नहीं है। अलीपुर कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ममता ने कहा कि केंद्र व राज्य की वित्तीय संरचना अलग है। केंद्र के पास रिजर्व बैंक है
वह नोट छाप सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये अधिकार नहीं है। राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है। पहले बहुत टैक्स संग्रह कर पाते थे, लेकिन अब सिंगल टैक्स जीएसटी है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सारा जीएसटी ले जाता है, हमें हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। 100 दिनों के काम का भी 7,000 करोड़ रुपया बकाया है। इतने उधार के बावजूद अभी भी 1 तारीख को हम सभी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देते हैं। कई राज्यों में समय से वेतन व पेंशन भी नहीं मिल पाता है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी के छोटे बेटे जीत अदानी की 12 मार्च को देवा जमीन शाह से सगाई हुई। सगाई समारोह का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था, जिसमें दोनों परिवारों से कुछ चुनिंदा लोगों ही शामिल हुए थे। देवा हीरा कंपनी से है। दिनेश एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक जमीन शाह की बेटी। जीत और दिवा की सगाई एक निजी समारोह था, इसलिए इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाया। सगाई समारोह के बाद जीत और दिवा की केवल एक ही तस्वीर जारी की गई है, जिसमें दोनों काफी सुंदर लग रहे हैं। जीत ने सगाई में एक हल्का नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था, वही दीवा ने फीका रंग का लहंगा पहना हुआ था। जीत अदानी ने यूनिवर्सिटीज ऑफ पेंसिल्वेनिया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड एल्वाइटन साइंसेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने 2019 में अदानी ग्रुप में शामिल हुए और मौजूदा समय में वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाल रहे हैं। अदानी ग्रुप के वेबसाइट के अनुसार जीत ने अपने कैरियर ग्रुप में सीएफओ के रूप में शुरू किया था। इस दौरान वे स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, कैपिटल मार्केट और रिस्क एंड गवर्नेंस पॉलिसी जैसे मामले देखते हैं। फिलहाल जीत अदानी ग्रुप के एयरपोर्ट कारोबार के साथ साथ अदानी डिजिटल लैब्स का कारोबार का नेतृत्व कर रहे हैं। अदानी डिजिटल लैब्स ही ग्राहकों के लिए सुपर ऐप बनाने को लेकर कार्य कर रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी का पीए बताकर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि नागराज बुदमरू ने सीएम का नाम लेकर ठगी को अंजाम दिया है और इस तरीके से उसने 60 कंपनियों को चूना लगाया। नागराज बुदमरू आंध्र प्रदेश का पूर्व रणजी खिलाड़ी है। वो आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में भी शामिल रहा है। एएन यहाँ तक कि मुंबई साइबर सेल ने 28 साल के नागराज बुदमरू को गिरफ्तार किया है। आरोप यह भी है कि नागराज ने सीएम जगनमोहन रेड्डी का नाम लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों बेचने वालों की कंपनी से 12 लाख रुपए की ठगी की है। नागराज से इस तरीके से करीब 60 कंपनियों को 3 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। नागराज के बैंक खाते से पुलिस को 7.60 लाख रुपए मिले हैं। नागराज बुदमरू आंध्र प्रदेश के लिए रणजी मैच खेल चुका है। 2014 से 2016 तक ये आंध्र प्रदेश का टीम के हिस्से थे और वही नागराज 2016 से 18 के बर्धमान इंडियन बी टीम में भी शामिल रहा है। वो आईपीएल फ्रेंचाइजीज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में भी शामिल रहा। चीन के हेतान शहर में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता करीब 4.7 मापी गई है, जो हैतान से 263 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में आया था। हैतान पश्चिम चीन के एक स्वायत्त क्षेत्र दक्षिण पश्चिम झिजियांग का एक प्रमुख शहर भी है। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 5:30 बजे आया था, जिसका जमीन से गहराई करीब 17 किलोमीटर थी। भूकंप का केंद्र क्रमशः 35.053 डिग्री उत्तरी और 81.395 डिग्री पूर्वी अक्षांश रहा। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिल पाई, लेकिन इससे पहले अफगानिस्तान में भी इस महीने अब तक भूकंप में 4 झटके महसूस किए गए हैं। ये चारों ही भूकंप फैजाबाद में ही आए थे। गत 9 मार्च की सुबह अफगानिस्तान में भी 7:06 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता करीब 4.7 रही, जिसका केंद्र फैजाबाद से 285 किलोमीटर पूर्व उत्तर में ही रहा था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजिकल यानी कि एनसीएस के अनुसार 7 मार्च की देर रात करीब 1:40 पर राजधानी काबुल में ही 4.2 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला।
जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई समन को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसे गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में तेजस्वी यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 25 मार्च को दिल्ली के सीबीआई दफ्तर में सुबह करीब 10:30 पर पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि बुधवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त किया गया था कि वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगी। सीबीआई ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव शनिवार को जांच में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 25 मार्च को तेजस्वी यादव सीबीआई दफ्तर जाएंगे। बिहार में मौसम बिगड़ने वाला है। आज से राज्य भर में मौसम में बदलाव के आसार दिख रहे हैं। बारिश और ओला वाले बादलों के बहने से 17 से करीब 21 मार्च तक ऐसे ही मौसम रहने का संभावना है। इससे असमय बड़ी गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन किसानों की टेंशन भी बढ़ने वाली है। आज आंशिक बादलों के छाने के अगले 4 दिनों में बिहार के अधिकतर जिलों में बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर ओला भी गिरने की संभावना जताई जा रही है। कृषि वैज्ञानिक के सलाह के अनुसार किसान अभी फसल की कटाई से बचे। अभी बिहार के किसान रबी फसल की कटाई में व्यस्त है। ऐसे में मौसम के बदलने मिजाज के लिए मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आशीष कुमार के अनुसार यदि फसल पक चुका है तो उसे कटाई कर ले और अपने काटे हुए फसल को पानी या फिर नमी से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही खराब मौसम के दौरान पशुओं को भी बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। कृषि वैज्ञानिक की माने तो गेहूं, सरसों, मसूर की कटाई के बाद खेत में नहीं छोड़े। मध्य प्रदेश की सतना पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब शराब कंपनी के मैनेजर से लाखों की लूट और हत्या का वारदात सामने आया है। मामले में पड़ताल में सामने आया कि पुलिस को पता चला कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए उत्तर प्रदेश के शूटर शामिल रहे। इतना ही नहीं, इस आपराधिक घटना की पूरी पटकथा जेल की 4 दीवारी के बीच ही लिखी गई थी। दरअसल 6 मार्च को भाटिया शराब कंपनी के मैनेजर संजय सिंह की दिन दहाड़े सर्किट हाउस चौराहा के पास 5 नकाबपोशी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर डाली। लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने मृतक के पास से 22 लाख रुपए कैश लूटे, वहीं फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। इस वारदात का खुलासा करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रही। पुलिस के अधिकारियों ने कई टीमों को लगाया था। पड़ताल के कुल 11 अपराधियों के नाम सामने आए थे, जिसमें से 5 सतना के रहने वाले हैं। वही 6 अन्य शातिर बदमाश शार्प शूटर हैं। वे वही उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार अन्य आरोपियों को जल्द दबोचने का पुलिस का दावा है। अमेरिका सेना ने कहा कि 2 रूसी SU-27 लड़ाकू विमान ने मंगलवार को ही काला सागर के ऊपर उसके MQ-9 रिपर ड्रोन पर ईंधन डाला और फिर उसे टकरा गए, जिससे ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यूएस यूरोपियन कमांड ने यह भी कहा कि 2 रूसी Su-27 लड़ाकू विमानों ने मानव रहित MQ-9 रिपर को अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के ऊपर रोका और एक ने इसके प्रोपेलर को काट दिया। टक्कर से पहले कई बार रूस के दोनों Su-27 विमानों ने अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन पर ईंधन फेंका और लापरवाह और गैर पेशेवर तरीके से उड़ान भरी। रूस ने अपने बयान में किसी तरह की टक्कर में इनकार किया है और कहा है कि अमेरिकी ड्रोन सतह ही पानी में गिर गया है। अमेरिकी की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने वाशिंगटन में पत्रकारों से यह कहा कि ब्लैक सी पर रूसी इंटर सच आम बात कर रही है, लेकिन यह घटना ध्यान देने वाला है कि क्योंकि रूसी विमानों की ओर से यह बहुत ही असुरक्षित और गैर पेशेवर रवैया था। वास्तव में ये लापरवाही भरा हुआ था। ब्रसल्स में नेटो के राजनयिकों ने इस घटना की पुष्टि की है, लेकिन कहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये तुरंत एक और टकराव में बदल जाएगा। नाम न छापने की शर्त पर यह बात कही गई है।
महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार के सस्ते से बाहर होने के बाद भी मुश्किल कम होती नहीं नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे गुट के लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो ने उद्धव ठाकरे गुट के विधायक राजन साल्वी पर शिकंजा कसा। उनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ करने के लिए नोटिस भी भेजा गया। विधायक के साथ साथ उनकी पत्नी व भाई को भी 20 मार्च को पूछताछ करने का नोटिस भेजा गया है। खबरों के मुताबिक विधायकों रजनी साल्वी, उनकी पत्नी और भाई समेत परिवार के 3 अन्य सदस्यों को भी 20 मार्च को पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष पेश होना पड़ेगा। ऐसा ही समन भेजा गया है। बता दें आपको कि एसबी की ओर से पिछले साल दिसंबर में भी साल्वी से करीब 4.5 घंटे की पूछताछ अलीबाग स्थित ब्यूरो कार्यालय में की गई थी। एसबी अवैध संपत्ति के मामले में जांच कर रही है। साल्वी इस पर कह चुके हैं कि एसबी उनके खिलाफ गलत कार्यवाही कर रही है। उनका यह भी कहना है कि यह सब कुछ बीजेपी के इशारों पर एक साजिश के तहत हो रहा है, लेकिन इससे वो निराश नहीं है। वो आगे भी जांच का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने मुद्दों पर महाराष्ट्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऑल इंडिया किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व में किसानों की से एक पैदल मार्च निकाला जा रहा है। इस किसान मोर्चे को लेकर अब शिंदे सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिनिधियों से बुधवार को राज्य मंत्री दादा भूसे और अतुल सेव ने मुलाकात की और उनकी मांगों को सुना। इस बीच की मांगों पर किसानों ने गत 12 मार्च को नासिक जिले के जंजोरी शहर से मुंबई तक पैदल मार्च शुरू किया था। किसानों ने यह भी कहना है कि प्याज के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी कृषि उपज के लिए उचित मूल्य है। किसानों के लिए बिजली बिल माफी, वन भूमि अधिकार और बेमौसम बारिश के कारण फसलों के नुकसान आदि के लिए मुआवजा की मांग जल्द ही पूरा करने के लिए कहा गया है। किसानों का मानना है कि बेमौसम बारिश और वन भूमि अधिकारों के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसके लिए सरकार से जल्द मुआवजा देने की मांग उन्होंने रखी। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।